नमस्कार। आज हम भारत के लोकतंत्र की एक बहुत ही जरूरी मशीनरी को समझने वाले हैं, हमारी चुनावी प्रक्रिया। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो सिस्टम है जिससे हमारी सरकारें बनती हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र की बुनियाद है ये। हाँ, और हमारे पास है एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2। आज का हमारा लक्ष्य है इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को समझना, खासकर परीक्षा के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इसे आसान बनाएं, दिलचस्प और याद रखने लायक, मिली जुले अंदाज में, मतलब इंग्लिश में। हाँ, आजकल जैसे बात करते हैं वैसे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो संस्था जो ये पूरा शो चलाती है। हाँ, वो है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, या ईसीआई कहते हैं। ईसीआई। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 324 इसे स्थापित करता है, और सबसे जरूरी बात, इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार और जिम्मेदारी देता है। स्वतंत्रता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है यहाँ। बहुत ज्यादा। इसकी स्वतंत्रता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, हाँ। पर खास बात यह है ना कि सीईसी को हटाना बहुत मुश्किल है, मतलब राजनीतिक कारणों से तो लगभग नामुमकिन। ओह, ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि आयोग बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी से काम कर सके। यहाँ तक कि इनके खर्चे भी भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता भी है। ठीक है, मतलब ये एक फुली इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के दबाव में नहीं आती। बिल्कुल। पर भारत इतना बड़ा देश है, करोड़ों वोटर्स हैं, क्या इनके पास अपनी खुद की परमानेंट टीम होती है ये सब मैनेज करने के लिए? ये काम सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के पास अपना कोई बड़ा स्थायी स्टाफ नहीं होता। सच में? फिर काम कैसे होता है? हाँ, जब चुनाव होते हैं तो ये केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की मदद लेता है। टीचर्स, सरकारी अफसर और दूसरे कर्मचारी। चुनाव के दौरान ये सभी लोग टेक्निकली चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। हाँ। टेक्स्ट बुक में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का जिक्र है। इसका क्या महत्व है? क्यों मनाते हैं ये दिन? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ओह, ओके, स्थापना दिवस। हाँ, तो 2011 से हर साल इस दिन को वोटरों को जागरूक करने, खासकर जो 18 साल के हो चुके युवा हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। असल में ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र में वोट डालना कितना जरूरी है, और उसके लिए पहला कदम है वोटर लिस्ट में आपका नाम होना। बिल्कुल, पहला कदम। ये तो हुई भूमिका। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एसएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के मुख्य काम क्या हैं? व्हाट आर द मेन फंक्शंस? हाँ, ये फंक्शन समझने बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है कि इन्हें रटने के बजाय इनके पीछे का मकसद समझना चाहिए। सही कहा। सबसे पहला और बुनियादी काम है वोटर लिस्ट या मतदाता सूची तैयार करना। देखिए, 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, पर तभी जब उसका नाम लिस्ट में हो। हाँ, ये तो पता है। तो लिस्ट बनाना, उसे लगातार अपडेट करना, मतलब नए नाम जोड़ना, जो नहीं रहे उनके नाम हटाना, पते बदलना, और वोटरों को पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड्स देना, ये सब ईसीआई की जिम्मेदारी है। ये काम सीधे सीधे 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को जमीन पर उतारता है। ठीक है, पहला काम वोटर लिस्ट। दूसरा, चुनाव का पूरा शेड्यूल और प्रोग्राम तय करना। चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, नॉमिनेशन कब होगा, वोटिंग कब, गिनती कब, ये सब ईसीआई तय करता है। टाइमिंग बहुत जरूरी होती होगी। बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत अहम है, ताकि सभी को तैयारी का बराबर मौका मिले और प्रक्रिया सही से चले। ओके। तीसरा, उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स की जांच, मतलब स्क्रूटनी। पार्टियां उम्मीदवार चुनती हैं, निर्दलीय भी खड़े होते हैं, सबको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। हाँ। ईसीआई इन फॉर्म्स की बारीकी से जांच करता है। यही वो सवाल आता है जो टेक्स्ट बुक में भी है कि उम्र के अलावा संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह क्यों पूछा जाता है। हाँ, टेक्स्ट बुक में ये सवाल है, क्यों मांगी जाती है ये सब जानकारी? क्या जरूरत है? जरूरत है पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की। अच्छा।
वोटर को पता होना चाहिए कि जिसे वो चुनने जा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कहीं कोई गंभीर आपराधिक मामला तो नहीं है। ये जानकारी वोटर को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने में मदद करती है। ईसीआई यहाँ एक तरह से गेट कीपर का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। समझ गया। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। चौथा काम है राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, इलेक्शन सिंबल देना। हाँ, सिंबल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, नई पार्टियां बनती रहती हैं। ईसीआई तय करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी राज्य स्तरीय। इसके लिए कुछ तय मानदंड क्राइटेरिया होते हैं। हर मान्यता प्राप्त पार्टी को एक चुनाव चिन्ह मिलता है। ये खासकर उन वोटरों के लिए जरूरी है जो पढ़ लिख नहीं सकते। ये चिन्ह पार्टियों की पहचान बनते हैं। हाँ, आसानी होती है पहचानने में। और पांचवा, चुनाव को निष्पक्ष, फेयर बनाना। इसके लिए ईसीआई कई कदम उठाता है, जैसे SC/ST समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। हाँ, रिजर्वेशन। सभी मान्यता प्राप्त दलों को सरकारी मीडिया जैसे टीवी, रेडियो पर प्रचार के लिए बराबर समय देना। वोटिंग और गिनती के वक्त पार्टियों के एजेंटों को मौजूद रहने की इजाजत देना। ये सब विश्वास बनाने के तरीके हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये सारे काम मिलाकर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव फ्री और फेयर हों। एग्जैक्टली, यही उसका मैंडेट है। ये तो काफी व्यापक काम है। अब अगर हम पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखें तो ये कैसे आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? हाँ, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहला है तैयारी का चरण। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्धारण या पुनर्निर्धारण होता है और वोटर लिस्ट को फाइनल किया जाता है। ठीक है। दूसरा, नॉमिनेशन और कैंपेन चरण। चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, उम्मीदवार नामांकन भरते हैं, ईसीआई उनकी जांच करता है और फिर उम्मीदवारों को प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेन करने का समय मिलता है। तीसरा, वोटिंग और रिजल्ट चरण। तय दिन पर वोट डाले जाते हैं, एक्चुअल वोटिंग, फिर वोटों की गिनती होती है और आखिर में नतीजों, रिजल्ट्स की घोषणा की जाती है। और चौथा है विवाद समाधान। अगर चुनाव को लेकर कोई विवाद उठता है, कोई शिकायत होती है, तो उसे सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके। आपने पहले पॉइंट में निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की। टेक्स्ट बुक में लिखा है लोकसभा में 543 सदस्य हैं, मतलब पूरे देश को 543 हिस्सों में बांटा गया है। ये कौन करता है? बिल्कुल सही समझा आपने। लोकसभा की 543 सीटें हैं, मतलब 543 सांसद चुने जाते हैं। हर सांसद एक खास भौगोलिक क्षेत्र से आता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हाँ। तो पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बांटने का काम परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन करता है। अच्छा, ये अलग बॉडी है? हाँ, ये आयोग बहुत शक्तिशाली है और अपना काम बिना किसी राजनीतिक दबाव के करता है। कोशिश होती है कि हर क्षेत्र की आबादी लगभग बराबर हो और किसी पार्टी को गलत फायदा न मिले। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। समझ गया। अब चुनाव के दौरान एक टर्म बहुत सुनाई देता है, आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। टेक्स्ट बुक में भी इसका जिक्र है। ये क्या बला है और क्यों इतनी जरूरी है? हाँ, बला नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। गारंटी कैसे? आचार संहिता बेसिकली नियमों का एक सेट है जो चुनाव आयोग लागू करता है। ये चुनाव की घोषणा होते ही लागू हो जाती है और नतीजों तक बनी रहती है। अच्छा, घोषणा होती? हाँ, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल न कर सके। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार वोटरों को डराए धमकाए या लालच न दे, जैसे पैसे बांटना या शराब देना। हाँ बिल्कुल, या धर्म जाति के नाम पर वोट न मांगे और चुनाव प्रचार शालीनता से हो, कोई भड़काऊ भाषण न दे। लेकिन क्या ये हमेशा सख्ती से लागू हो पाती है? जमीनी हकीकत पर तो कई बार उल्लंघन की खबरें आती हैं। देखिए, ये एक वाजिब सवाल है।
आचार संहिता कोई कानून नहीं है, ये सभी दलों की सहमति से बने नैतिक नियम है। ऐसा कानून नहीं है? हाँ, मतलब इसके उल्लंघन पर सीधे जेल नहीं होती, पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, उम्मीदवारों को नोटिस देता है, कभी-कभी प्रचार पर रोक भी लगाता है। और पिछले कुछ दशकों में इसके सख्ती से पालन की वजह से चुनावों में काफी सुधार आया है, माहौल शांत हुआ है। हाँ, 100% पालन करवाना एक बड़ी चुनौती है भारत जैसे देश में, लेकिन इसके होने से एक डर जरूर बना रहता है और काफी हद तक गड़बड़ियों पर रोक लगती है। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद मिलती है। ओके, समझ गया। अब जरा टेक्नोलॉजी पर आते हैं। आजकल वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है। हाँ, ईवीएम। हाँ, वो सफर वाकई दिलचस्प है। सोचिए 1951-52 के पहले आम चुनाव में बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स इस्तेमाल हुए थे। बैलेट बॉक्स मैंने फिल्मों में देखे हैं। हाँ, तब सबसे बड़ी चुनौती थी निरक्षरता। बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। हाँ, उस समय तो साक्षरता दर काफी कम थी। बिल्कुल, तो इसका हल निकाला गया। करीब 20 लाख स्टील के बक्से बनवाए गए। 20 लाख? हाँ, हर उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा जिस पर उसका चुनाव चिन्ह चिपका होता था। वोटर को खाली बैलेट पेपर मिलता था जिसे वो अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले बक्से में डाल देता था। बाप रे, ये तो कितना बड़ा लॉजिस्टिकल काम रहा होगा। जबरदस्त, कमाल है। फिर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब आई और क्यों? ईवीएम का इस्तेमाल 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हो गई। इसके कई फायदे थे। वोट डालना आसान हुआ, गिनती बहुत तेज हो गई। पहले गिनती में कई कई दिन लग जाते थे। हाँ, सुना है। अभी प्रक्रिया बहुत ज्यादा कुशल, एफिशिएंट हो गई और दिव्यांग वोटरों के लिए भी ये ज्यादा सुविधाजनक है। पर ईवीएम की सुरक्षा और भरोसे को लेकर भी तो सवाल उठते रहे हैं। शायद इसीलिए वीवीपैट आया। ये वीवीपैट क्या भला है? हाँ, फिर भला नहीं, वीवीपैट एक्चुअली भरोसे को बढ़ाने का एक तरीका है। ईवीएम पर उठते सवालों के जवाब में और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2010 में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को ईवीएम से जोड़ा गया। अच्छा, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। हाँ, जब आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जिस पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चिन्ह छपा होता है। ये पर्ची आपको 7 सेकंड तक दिखती है, फिर कट कर एक सील बंद डिब्बे में गिर जाती है। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा वोट सही गया? बिल्कुल, इससे आप देख सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है या नहीं। ये एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन है जिससे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ा है। ये तो बढ़िया है। और ईवीएम पर एक नोटा बटन भी होता है, नन ऑफ द अबव। इसका क्या मतलब है? नोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं। अगर कोई वोटर चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता, वोट नहीं देना चाहता, तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। अच्छा, ये वोटर को अपनी नापसंदगी जाहिर करने का एक विकल्प देता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि नोटा वोटों से चुनाव के नतीजे पर सीधा असर नहीं पड़ता। मतलब अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तब भी दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। ओके, तो ये बस एक तरह का विरोध दर्ज कराने का तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, क्या सारे चुनाव एक जैसे होते हैं? टेक्स्ट बुक में 3 तरह के चुनावों का जिक्र है, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। इनमें क्या फर्क है? नहीं, ये अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। समझना आसान है। पहला, आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। ये सबसे आम है। लोकसभा या राज्य विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, हर 5 साल में। हाँ, नॉर्मली। दूसरा, मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस। अगर कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती है, जैसे बहुमत खोने से, हाँ, या गठबंधन टूट जाने से, और कोई दूसरी सरकार बनने की संभावना भी नहीं होती, तो सदन को भंग करके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो चुनाव कराए जाते हैं वो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। ओके, कार्यकाल पूरा होने से पहले। हाँ, और तीसरा है उपचुनाव, बाय इलेक्शंस। अगर किसी सांसद या विधायक की कार्यकाल के दौरान मौत हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या किसी और वजह से उसकी सीट खाली हो जाए, सिर्फ एक सीट, हाँ, तो सिर्फ उस एक खाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। समझ गया। आम, मध्यवर्ती और उपचुनाव। अब भारत जैसे विशाल देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना यकीनन बहुत मुश्किल काम होगा। टेक्स्ट बुक में कुछ बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र है। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी कवायद है और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। टेक्स्ट बुक में 4 मुख्य चुनौतियों का जिक्र है जो आज भी काफी प्रासंगिक हैं। क्या है वो? पहली और शायद सबसे विकट चुनौती है
पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल और दुरुपयोग। मिस यूज ऑफ मनी। हाँ, ये तो बहुत सुनते हैं। चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। हाँ, पार्टियां और उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इससे न सिर्फ गलत तरीकों से पैसा सिस्टम में आता है, बल्कि ईमानदार लेकिन कम पैसे वाले उम्मीदवार मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता है राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कई बार पार्टियां जीतने की क्षमता देखकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी टिकट दे देती हैं। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। जब ऐसे लोग चुनकर आते हैं तो कानून बनाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सही बात है। तीसरी चुनौती है चुनाव के दौरान हिंसा, वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। राजनैतिक रंजिश कई बार हिंसक झड़पों का रूप ले लेती है। बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें भी होती थी, हालांकि अब कम है। इससे न सिर्फ माहौल खराब होता है, बल्कि आम वोटर डर के साए में वोट डालने को मजबूर होता है या शायद वोट डालने नहीं जाता। और चौथी राजनीति में परिवारवाद, फैमिली मोनोपोली। हाँ, वही। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल टिकट देते समय अपने नेताओं के रिश्तेदारों को ही प्राथमिकता देते हैं। इससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और राजनीति कुछ परिवारों की जागीर बनकर रह जाती है। नए और योग्य लोगों को मौका नहीं मिल पाता। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। तो इनसे निपटने और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सुधार भी सुझाए गए हैं? ये सुधार एसएससी परीक्षा के लिए भी जरूर महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, बिल्कुल। लोकतंत्र कोई स्थिर चीज नहीं है। इसे जीवंत रखने के लिए लगातार सुधारों की जरूरत होती है। टेक्स्ट बुक में कुछ अहम सुधारों के सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि पहला, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। सुझाव है कि पार्टियों को कम से कम 50% टिकट महिलाओं को देने चाहिए। 50%? हाँ, ये सुझाव है। और सिर्फ टिकट नहीं, उन्हें चुनाव जीतने में भी मदद करनी चाहिए। माना जाता है कि ज्यादा महिला प्रतिनिधि बेहतर और ज्यादा समावेशी नीतियां ला सकती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर रोक। पार्टियों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि ऐसे लोगों को टिकट ना दें। साथ ही अदालतों को ऐसे मामलों में जल्दी फैसले देने चाहिए और कानूनों को और सख्त बनाने की जरूरत है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। तीसरा, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ये थोड़ा विवादास्पद और जटिल सुझाव है। इसमें क्या होता है? स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और पैसे का दुरुपयोग रुकेगा। इससे छोटे दलों को भी बराबरी का मौका मिल सकता है। और इसके अपने चैलेंज होंगे। बिल्कुल। कैसे फंड दिया जाए, कितना दिया जाए, ये सब मुश्किल सवाल है। और चौथा, जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में संशोधन। ये वो मुख्य कानून है जो चुनाव को रेगुलेट करता है। इसमें ऐसे बदलाव करने की जरूरत है जिससे गंभीर अपराधों में आरोपी या सजायाफ्ता लोगों को चुनाव लड़ने से प्रभावी ढंग से रोका जा सके। मतलब लूप होल्स बंद करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े सुधार हैं जिनकी बात होती रहती है। चलिए परीक्षा के नजरिए से इस चैप्टर की मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। क्या क्या याद रखना है? हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है चुनाव आयोग, ईसीआई, उसकी संरचना, स्वतंत्रता और खासकर उसके कार्य। वो 5 कार्य: वोटर लिस्ट, शेड्यूल तय करना, नॉमिनेशन जांच, पार्टी मान्यता और सिंबल देना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। हाँ, ये फंक्शंस बहुत जरूरी हैं। फिर आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है और क्यों जरूरी है? बिल्कुल। चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरण: तैयारी, नॉमिनेशन कैंपेन, वोटिंग रिजल्ट और विवाद समाधान। हाँ, स्टेप्स पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट: बैलेट बॉक्स से ईवीएम और वीवीपीएटी तक का सफर और नोटा का मतलब। हाँ, ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा, ये सब महत्वपूर्ण है। 3 तरह के चुनाव: आम, मध्यवर्ती, उपचुनाव। इनमें फर्क पता होना चाहिए। हाँ, जनरल, मिड टर्म, बाय इलेक्शंस। और सबसे जरूरी, भारत में चुनावों की मुख्य चुनौतियां: पैसा, अपराध, हिंसा, परिवारवाद। ये 4 पॉइंट। हाँ, चैलेंजेस। और इनसे निपटने के लिए सुझाए गए सुधार: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, अपराधियों पर रोक, सरकारी फंडिंग की बात और कानून में बदलाव। बिल्कुल, ये रिफॉर्म्स वाला हिस्सा भी अहम है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो हमने देखा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया एक विशाल, जटिल लेकिन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य व्यवस्था है। ये परफेक्ट नहीं है, इसमें चुनौतियां हैं जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन ये लगातार विकसित हो रही है और सुधारों के जरिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलायमान रखती है। सही कहा आपने।
ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि अपनी सरकार चुनने और अपनी आवाज बुलंद करने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत में पैसे का जोर, बाहुबल या परिवारवाद का प्रभाव देखते हैं, तो क्या वाकई हर वोट का मूल्य बराबर रह पाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।